नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें तथा बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे समय समय पर हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि बाल विकास शिक्षक को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि कोई शिक्षक बालक के विषय में जानकारी पूर्णतया नहीं प्राप्त करता तो वह विद्यार्थी को नहीं पढ़ा सकता, और जब तक उसके शैशवावस्था, युवावस्था तथा किशोरावस्था की तमाम जानकारियां उसे नहीं प्राप्त होंगी, वह बालक के मन का भाव नहीं समझ पाएगा। अतः हर एक शिक्षक पात्रता परीक्षा देने वाले और शिक्षकों का कर्तव्य निर्वहन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को बाल विकास का अध्ययन बहुत आवश्यक है। तो इसी संबंध में हमने तमाम प्रश्नों को बनाया है। तो आइए हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए स्तंभाकृत, बी आवृत्ति बहुभुज, सी संचयी आवृत्ति और डी रेखा चित्र। तो दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, स्तंभाकृत। सांख्यिकी के अंतर्गत स्तंभाकृति रेखा चित्र आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। प्रश्न 2, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति पर, बी है नैतिकता पर, सी है वास्तविकता पर और डी है ध्यान। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, मूल प्रवृत्ति पर। शिशु का अधिकतम व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। प्रश्न 4, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ऑप्शन ए कुत्ते पर, बी वनमानुषों पर, सी बिल्ली पर और डी चूहों पर। तो दिया गया हमारा ऑप्शन बी सही है, वनमानुषों पर। हम आपको बता दें कि सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। इनमें कोहलर ने अपने प्रयोग सुल्तान नामक एक वनमानुष पर किए थे। प्रश्न नंबर 5, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खाली जगह में भी उच्च होंगे। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, सृजनशीलता। अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। प्रश्न नंबर 6, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो यहाँ ऑप्शन ए है अवधि, बी है नवीनता, सी है रुचि और डी है आकार।
तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, रुचि। रुचि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रत्यावाहन विधि, बी है तार्किक विधि, सी है पहचान विधि और डी है पुनः सीखना विधि। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी सही है, तार्किक विधि। तार्किक विधि को छोड़कर अन्य सभी स्मृति मापन की विधियां हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे टीएटी का विकास रिक्त स्थान द्वारा किया गया था, तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी सही है, मरे। दोस्तों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास मरे द्वारा किया गया था। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं। इनमें से 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं तथा एक कार्ड सादा होता है। प्रश्न नंबर 9, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन ए है विषय केंद्रित शिक्षा, बी है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी है क्रिया केंद्रित शिक्षा और डी है बाल केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी है वर्गीकरण का सिद्धांत, सी है समन्वय का सिद्धांत और डी है व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, वर्गीकरण का सिद्धांत। वर्गीकरण के सिद्धांत को छोड़कर अन्य सभी वृद्धि और विकास से संबंधित सिद्धांत हैं। प्रश्न नंबर 11, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ए है प्रभाव का नियम, बी है सादृश्यता का नियम, सी है तत्परता का नियम और डी है साहचर्य का नियम। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, तत्परता का नियम। कक्षा शिक्षा में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित है। प्रश्न नंबर 12, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ए है सामान्यीकरण, बी है विभेदीकरण, सी है प्रत्यक्षीकरण और डी है पृथक्करण। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी सही है, प्रत्यक्षीकरण। हम आपको बता दें कि संप्रत्यय निर्माण में प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण होता है। संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया बच्चों की आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। प्रश्न नंबर 13, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय रिक्त स्थान द्वारा दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ ऑप्शन ए है टोलमैन, बी बैंडूरा, सी है थॉर्नडाइक और डी है कोहलर। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, बैंडूरा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बैंडूरा द्वारा दिया गया था। उन्होंने बालकों के व्यवहारों की व्याख्या प्रेक्षणात्मक अधिगम के आधार पर की थी। प्रश्न नंबर 14, अधिगम में रिक्त स्थान ने प्रभाव का नियम दिया। तो अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? इसके लिए हमारा ऑप्शन डी सही है, थॉर्नडाइक। अधिगम में थॉर्नडाइक द्वारा प्रभाव का नियम दिया गया था। इस नियमानुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया का कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। प्रश्न नंबर 15, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। ऑप्शन ए रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, बी है उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, सी है प्रकाश, ध्वनि, गंध, डी है पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन।
तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन ए सही है, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। दोस्तों हम आपको बता दें कि रुचि, लक्ष्य तथा अभिवृत्ति अवधान के प्रमुख निर्धारक होते हैं। प्रश्न नंबर 16, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो बाल मनोविज्ञान का क्या क्षेत्र है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, गर्भावस्था से किशोरावस्था के विशेषताओं का अध्ययन। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की सभी अवस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन करना बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 17, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। तो वह अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है डाउन सिंड्रोम, बी है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, सी है टर्नर सिंड्रोम और डी है विल्सन सिंड्रोम। यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम अवस्था माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है। प्रश्न नंबर 18, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन ए है पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी है पारंपरिक अवस्था, सी है पश्चात पारंपरिक अवस्था, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, पूर्व पारंपरिक अवस्था। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के प्रथम स्तर पूर्व पारंपरिक अवस्था पर बालकों की नैतिक तर्कणा दूसरे के मानकों अर्थात बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। प्रश्न नंबर 19, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण रिक्त स्थान द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? इसके लिए हमारे ऑप्शन ए क्रेचनर, बी यूंग, सी शेल्डन और डी स्प्रेंजर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ बी सही है, यूंग। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण यूंग द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 20, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, आगमन विधि। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण तथा नियमीकरण आगमन विधि के सोपान होते हैं। प्रश्न नंबर 21, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण रिक्त स्थान में होता है। तो कहाँ होता है? इसका ऑप्शन हमारा सी सही है, पराहम। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण पराहम में होता है। प्रश्न नंबर 22, व्यवहारवादी रिक्त स्थान ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। यह किस व्यवहारवादी ने कहा था? इसके लिए हमारा ऑप्शन ए है फ्रीमैन, बी है न्यूमैन, सी है वाटसन और डी है होल्जिंगर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, वाटसन। मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। उपरोक्त कथन वाटसन ने कहा है। प्रश्न नंबर 23, ध्यान आकर्षित होने में रिक्त स्थान की प्रमुख भूमिका होती है। तो किसकी भूमिका प्रमुख होती है? दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, उद्दीपन की तीव्रता। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की भूमिका प्रमुख होती है। कम या मंद उद्दीपन की अपेक्षा तीव्र उद्दीपन व्यक्ति का ध्यान अधिक आकर्षित करता है। प्रश्न नंबर 24,
रिक्त स्थान छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, प्रेरणा। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रश्न नंबर 25, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, वाटसन। तो SOR वाटसन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। प्रश्न नंबर 26, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुपात मापनी कहलाती है। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? यहाँ ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणवाद, बी है व्यवहारवाद, सी है संबंधवाद और डी है गेस्टाल्टवाद। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, गेस्टाल्टवाद। दोस्तों, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं अपितु उद्दीपनों के बीच के संबंधों की अचानक समझने में होता है। प्रश्न नंबर 28, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी शून्य और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। जब पहले से सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़ता है तो इसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के 3 स्थानांतरण सकारात्मक, नकारात्मक तथा शून्य बताए हैं। प्रश्न नंबर 29, सीखना है तो सीखना क्या है? यहाँ ऑप्शन ए है व्यवहार में परिवर्तन, बी है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, सी है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा ये तीनों सही है, अतः यहाँ उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन ए है तत्परता, बी है अभिवृद्धि, सी है गतिशीलता और डी है अनुवांशिकता। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, अभिवृद्धि। दोस्तों, शारीरिक वृद्धि तथा विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने आपके लिए आज का सवाल भी दिया है, तो उन प्रश्नों को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे पसंद आ रहे हैं, परीक्षा की तैयारियां मैं अच्छे से आपको करा रहा हूं, तो आप जरूर हमें लाइक शेयर करिएगा और ये चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे मैं आपको समय समय पर वीडियो भेजता रहूं। आज का पहला सवाल है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है तो क्या है? और प्रश्न 2 है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित हैं? इन दोनों सवालों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं, तो हमें जरूर बताइएगा और मैं आपको एक अच्छे वीडियो के साथ पुनः मिलूंगा। आज के वीडियो को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।